नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मसला में आज हम बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई की। जी हां, दरअसल कुलदीप अब कांग्रेस के नहीं रहे और आज ही उन्होंने पत्नी रेणुका के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। मतलब आज से बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई की नई पारी की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही कुलदीप बिश्नोई अब हुड्डा पर जुबानी तीर छोड़ते नजर आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने हुड्डा को चुनावी मैदान में देख लेने का चैलेंज कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या वाकई हुड्डा के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं और कुलदीप बिश्नोई का भविष्य कितना सुरक्षित है। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले आप देखिए रिपोर्ट, उसके बाद हम करते हैं चर्चा की शुरुआत। बिश्नोई ने छोड़ा हाथ का साथ, अब बीजेपी में नई पारी की शुरुआत। बिश्नोई का हुड्डा को चैलेंज, चुनावी मैदान में होगी मुलाकात। भूतपूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी भजनलाल के बेटे और आदमपुर विधायक कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर कांग्रेस को अलविदा बोल दिया है। कांग्रेस छोड़ने के साथ ही उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। कुलदीप बीजेपी मुख्यालय में पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ पहुंचे थे। दोनों ने पार्टी की सदस्यता ली, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कुलदीप और रेणुका बिश्नोई का पार्टी में स्वागत किया। तो वहीं कुलदीप बिश्नोई ने भी धन्यवाद किया। मित्रों, आज ये हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो परिवार है इसमें और बढ़ोतरी हुई है और आज हमारे हरियाणा के नेता श्री कुलदीप बिश्नोई, जो पूर्व में जैसा हमको जानकारी है कि 2 बार ये सांसद भी रहे हैं और 4 बार विधायक भी हुए हैं। अभी कल तक ये विधायक थे, लेकिन कल इन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से अपना त्यागपत्र दिया है और आज जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में इनके आगमन पर स्वागत करता हूं। कुलदीप बिश्नोई जी का, रेणुका बिश्नोई जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो पूरे बिश्नोई समाज के, जहां राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के एक प्रमुख नेता हैं, उसके साथ साथ पैन हरियाणा आपकी एक अपनी पहचान है, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं और इस नाते से जो है पार्टी को एक मजबूती इनके आने से मिलेगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले दोड़ाराम जी, इनके भाई हैं, उनको हंस रहा था कि कुणबा इकट्ठा हो गया। के चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अरुण जी का, धनखड़ साहब ओम प्रकाश धनखड़ जी का, कि जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास दिलाकर एक सम्मान पूर्वक आज विधिवत रूप से मुझे भी, रेणुका को भी, आप सबको जो शामिल करने की घोषणा की, इसके लिए पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा देते ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने एक ट्वीट किया है। अलविदा कांग्रेस, युद्ध के मैदान में मिलते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि कांग्रेस ने उनके परिवार को बहुत कुछ दिया। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि मेरे दादाजी युग पुरुष स्वर्गीय भजनलाल ने कांग्रेस पार्टी को सब कुछ दिया। 4 बार हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरी बार 2005 में जब भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे दादा के श्रम का फल बेशर्मी से खाया था, तब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में लगातार गिरावट आई है। कुलदीप बिश्नोई का हुड्डा को चैलेंज। तो वहीं इससे पहले बीते कल जब कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर कई जुबानी तीर छोड़े।
कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस अब चाटुकारों की पार्टी रह गई है, कांग्रेस के सारे फैसले गलत होते जा रहे हैं। कुलदीप ने हुड्डा के जवाब पर तंज कसते हुए कहा कि जिस शरीर में जान होती है उसी का विरोध होता है, मुर्दे का विरोध कौन करेगा। मेरे ईडी के सारे केस खत्म हो चुके हैं। 3 साल पहले इनकम टैक्स का नोटिस आया था, उसका हिसाब दे चुका हूं। मैंने पूर्व सीएम हुड्डा का चैलेंज स्वीकार किया और इस्तीफा दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा को चैलेंज करता हूं कि वो आदमपुर से आकर चुनाव लड़े। कब से बागी हुए कुलदीप। कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा के इस्तीफा देने के बाद कुलदीप इस पद पर काबिज होना चाहते थे, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेशाध्यक्ष बनाना चाहते थे। बात बिगड़ती देखकर उदयभान को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त करवा दिया। इसके बाद कुलदीप कांग्रेस से नाराज हो गए, राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा, नहीं मिला। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में कुलदीप ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन के खिलाफ वोट किया, जिस कारण अजय माकन की हार हुई। तभी से कुलदीप बिश्नोई के बागी तेवर से पार्टी में उनके इस्तीफे की खबरें चल रही थीं और फाइनली कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और बीजेपी की सदस्यता ले ली। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा को भी चैलेंज दिया। अब देखना होगा हुड्डा कुलदीप के इस चैलेंज को कैसे लेते हैं। क्या वाकई कुलदीप बिश्नोई हुड्डा के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। खैर, ये तो अभी शुरुआत है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे कुलदीप बिश्नोई की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। हर खबर ब्यूरो। तो पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, भिवानी से 14वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये खास बातें आपको बता रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ उनका राजनीतिक सफर रहा। भिवानी से 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा में हिसार से सांसद रहे। हरियाणा जनहित कांग्रेस नामक पार्टी भी उन्होंने बनाई थी और भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। अलविदा कांग्रेस, युद्ध के मैदान में मिलते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि कांग्रेस ने उनके परिवार को बहुत कुछ दिया। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि मेरे दादाजी युग पुरुष स्वर्गीय भजनलाल ने कांग्रेस पार्टी को सब कुछ दिया। 4 बार हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरी बार 2005 में जब भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे दादा के श्रम का फल बेशर्मी से खाया था, तब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का तब से जो ग्राफ है वो गिरता गया। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रविंद्र ढूल जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और ओंकार सिंह जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हर खबर हरियाणा के इस डिबेट शो में। सबसे पहले रविंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी। अभी तो शुरुआत हुई है बीजेपी में नई पारी की कुलदीप बिश्नोई की, और अभी से वो चैलेंज करने लगे हैं हुड्डा जी को, चुनावी मैदान में देख लेने की चुनौती वो दे रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं तो अपने आप को पॉलिटिकली खड़ा करने के लिए इस प्रकार की स्टेटमेंट देंगे, तभी तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर पाएंगे जो उन्होंने काम किया है। तो मुझे उस चैलेंज में इसलिए को बहुत ज्यादा दम नहीं लगता, क्योंकि वो केवल एक पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन है, एक नई पार्टी के अंदर जाने की, एक भूमिका बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के अंदर एक जो संचार का एक माध्यम मात्र है। इस प्रकार की स्टेटमेंट इनकी कोई जेन्युइन वैल्यू नहीं होती। हिसार में 7 सीटें, उन 7 में 1 सीट मिली थी सर, और वो यही सीट थी, और आप कह रहे हैं कि वो चैलेंज ऐसे ही कर रहे हैं। क्या आप हल्के में ले रहे हैं कुलदीप बिश्नोई को सर? बिल्कुल ठीक बात है कि एक ही सीट मिली थी, क्योंकि बाकी 6 सीटों पे उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई जी के पसंद के दिए गए थे। जबरदस्ती करके उन्होंने उम्मीदवार वहां पर बिठाए और सभी के सभी हारे। उनके सिवा सबकी जमानत जब्त हुई। अच्छा। और बल्कि जहां से उनके धर्मपत्नी रेणुका जी जहां से विधायक रही हांसी में, वहां पे उन्होंने जो कैंडिडेट दिया था, जो कुलदीप बिश्नोई जी ने अपने समर्थक, उनके साथ कुल 3400 वोट आए। तो ऐसे में एक सीट आना भी जो है कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, यदि कांग्रेस के बढ़िया ग्राफ वाले जो अच्छे नेताओं को वहां पे टिकट दी जाती, कुलदीप बिश्नोई जी की जद के हिसाब से टिकट ना दी जाती, तो कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हिसार के अंदर कांग्रेस करती। तो इसलिए इसके हिसार के अंदर अगर वहां पर उनकी एक सीट है, तो इसका पूरी तरह से कसूरवार केवल मात्र कुलदीप बिश्नोई थे।
कुलदीप बिश्नोई को लोग जानते हैं सर, तभी तो उन्हें वोट दिया, तभी वो सांसद भी बने, विधायक भी बने। जी, इसी कारण से उनकी जमानत भी जब्त हुई। आपको ध्यान होगा भव्य जी की जो है कांग्रेस की टिकट पर जब वो चुनाव लड़े थे अभी लोकसभा का, वो जानते हैं, इसलिए तो उनकी जमानत जब्त हुई थी। तो ये जो चीज है, इसको मतलब पॉलिटिकल क्लाउड को खड़ा करने के लिए जिस प्रकार की बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, वो स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक जस्टिफिकेशन के मोड में आ गई है कि भाई हमें जस्टिफाई करना है कि हमने किसी बड़े नेता को लिया है। लेकिन यदि हम सच्चाई को, उसके प्रेजेंट स्टेटस को देखें, तो जब से चौधरी भजनलाल जी की डेथ हुई है, उनके बाद में लगातार जो है हर चुनाव दर चुनाव जो कुलदीप बिश्नोई जी का वोट शेयर है और उनका जो परसेंटेज लगभग घटता गया। एक बार तो 5,000 के ऊपर आकर के जो है उनका जीत का मार्जिन जो है घट गया था। तो उसके बाद उनके बेटे की जमानत जब्त हुई, ऐतिहासिक तौर पे 1.25 लाख वोट के आसपास उनके आए। मतलब कि जीतने विनिंग जो कैंडिडेट थे, कोई भाजपा के थे, ब्रिजेंद्र सिंह जी जो है, उनके बीच में वोट का कम से कम 5 लाख वोट का डिफरेंस था। उससे पहले दुष्यंत जी ने उनको हराया, कुलदीप जी को हराया। तो ऐसे में मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि भाई उनकी कोई वैल्यू नहीं है या उनके पास में नहीं है, बिल्कुल है। उनके पास में समर्थक है, उनके नेता भी हैं, उनके पास में कार्यकर्ता भी है। लेकिन उसको जिस प्रकार से वो अपने आप को पोस्चराइज कर रहे हैं, उस प्रकार पोस्चराइज करने की जगह अपने तैयारी करें, क्योंकि उनके पास में जस्टिफिकेशन तो थी नहीं। तो चुनौती है या नहीं है कांग्रेस के लिए उनका जाना? नहीं, बेहतर है हिसार के अंदर कांग्रेस के खड़े होने के लिए बेहतर है। उनकी जिद और उनकी छत्र छाया से वहां पर कांग्रेस ग्रो कर पाएगी, उससे बाहर ग्रो कर पाएगी कांग्रेस। उनकी जिद के कारण ग्रो बड़े चेहरे हमने 2014 से अब तक अगर नजर डालें तो कितने बड़े चेहरे हैं? राव इंद्रजीत हैं, धर्मवीर हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, अशोक तंवर, कितने बड़े चेहरे हैं जो कि कांग्रेस को छोड़ के गए। अब कुलदीप बिश्नोई, क्या वाकई असर नहीं पड़ता पार्टी पे? देखिए, जब कोई भी पार्टी अपोजिशन में होती है तो उस समय पर इस प्रकार की चीजें होती है, हमें ये बात समझनी चाहिए। इसका कोई तो सर आप मानिए ना कि असर पड़ता है? निश्चित तौर पर असर पड़ता है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि असर नहीं पड़ता, लेकिन मैंने ये कहा है कि ये अपॉर्चुनिटी जो कुलदीप बिश्नोई जी का जाना हिसार जिले के अंदर कांग्रेस के खड़े होने के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी जिद की वजह से वहां पर कांग्रेस हारती थी। अब जो है वहां पर कांग्रेस इंडिपेंडेंट तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को मोटिवेट करके, प्रमोट करके वहां पर काम कर सकती है। वो जिन नेताओं को टिकट दिलवाते थे जबरदस्ती करके, वो सभी के सभी नेता के लिए इलेक्शन हार जाते थे। वो खुद तो जीत जाते थे लेकिन बाकी सभी लोग हार जाते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जिद का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब कम से कम उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। तो सर ये तब क्यों नहीं ध्यान आया कांग्रेस को, जब वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में रहते हुए क्यों नहीं उनकी इन गतिविधियों पर ध्यान दिया गया? ध्यान दिया गया इसलिए तो आखिर टाइम में उनको जब साइडलाइन किया गया तो उसके बाद में वो पार्टी छोड़ गए। यदि ध्यान नहीं दिया जाता तो वो पार्टी क्यों छोड़ते? अब भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं भुगतेगी, निश्चित तौर पर मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी उनको। आज तो वो खुश हैं, उनको खुश रहना चाहिए। मैं कहता हूं उनको खुश रहना चाहिए। इनमें से कोई से भी नेता उनको फोन करके देख ले, 2-2 महीने तो फोन नहीं उठाते किसी का। मेरा बड़ा क्लियर एक्सपीरियंस है कुलदीप बिश्नोई जी की वर्किंग स्टाइल के ऊपर, इसलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा, चलिए ठीक है। विजेंद्र जी, अब तो बीजेपी के हो गए हैं कुलदीप बिश्नोई, क्या कहेंगे? बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं। और आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने और गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, हमारे अरुण सिंह जी ने, इन सभी नेताओं ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी में आज कुलदीप बिश्नोई जी का स्वागत किया है, उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया है। और कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा है कि बिना किसी शर्त के एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ईमानदार नीतियों से प्रभावित होकर के और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के संगठन कौशल को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक 4 बार के जीते हुए जो विधायक रहे हैं, 2 बार जो सांसद रहे हैं, 2005 के अंदर अपने दम पर, जिनके पिताजी स्वर्गीय भजनलाल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के अंदर रहे, अपने दम पर जो 67 सीट लेकर के हरियाणा प्रदेश में आए थे और उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पीछे के दरवाजे से मुख्यमंत्री बना दिया गया। उनको आज कम आंकने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो एक कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खम्मान होते और अंगूर खट्टे हैं जब हाथ नहीं आते। जिस वक्त राज्यसभा चुनाव में बिश्नोई जी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोटिंग की थी मोनिका जी,
विजेंद्र जी का वॉल्यूम तेज करिए, बोलिए विजेंद्र। उससे एक दिन पहले तक मोनिका जी यही सारे कांग्रेस पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई जी को मनाने में लगे हुए थे, उनको बहुत बड़ा नेता बता रहे थे, उनको बहुत महान नेता बता रहे थे। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक मुझे जानकारी है, जो इनकी सबसे बड़ी जो एक दायित्व होता है, पद होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, वो हरियाणा प्रदेश के अकेले सदस्य थे। तो इतना भारी भरकम जिनको जिम्मेदारी दी हुई थी, जो राहुल गांधी जी की आंखों के तारे थे, सोनिया गांधी जी के जो दुलारे थे, उनको आज ये कह रहे हैं कि उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। जैसे देश में इनका नेतृत्व नहीं है, वैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी इनका नेतृत्व नहीं है। मैं उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा मोनिका जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हरियाणा प्रदेश के अंदर जब जब कांग्रेस पार्टी ने सीएम देने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी सुगड़ने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी को खत्म होने का काम उन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। 2005 में पूर्ण बहुमत आया, भजन लाल जी के नाम पे आया। 2009 के अंदर पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ था। उसके बाद 2014 में फिर कांग्रेस पार्टी को हार मिली क्योंकि हुड्डा साहब के हाथ में कमान थी। 2019 के अंदर फिर से कांग्रेस पार्टी को हार मिली क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में कमान थी, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। इसके अलावा दो इनके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अशोक तंवर जी और कुमारी शैलजा जी, जो दलित होने के साथ साथ अपमानित करके उनको एक तरह से इन्होंने संगठन नहीं बनाने दिया। अशोक तंवर जी की तो गर्दन तोड़ दी और कुमारी शैलजा जी को समय पूरा होने से पहले उनके अध्यक्ष के पद से इन्होंने हटवा दिया। और अब देखिए किस तरह से इनकी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। चिंतन शिविर करते हैं, लेकिन जो प्रदेश के प्रभारी है विवेक बंसल जी, वो चिंतन शिविर में उनको बुलाया नहीं जाता। इनकी जो सबसे बड़ी नेता किरण चौधरी जी, उनको उसमें बुलाया नहीं जाता। इसके अलावा जो बाकी इनके नेता हैं, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राज्यसभा सांसद है, जिनका ये तक कहना था कि अगर कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश अध्यक्ष बनाते तो हरियाणा के सबसे अच्छे उनके अध्यक्ष साबित होते, उन कुलदीप बिश्नोई के ऊपर यह लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। तीन कार्यकारी अध्यक्ष इनके शामिल नहीं होते चिंतन शिविर के अंदर। कैप्टन अजय यादव जी शामिल नहीं होते चिंतन शिविर के अंदर। इनको चिंतन शिविर नहीं लगाना चाहिए, इनको चिकित्सा शिविर लगाना चाहिए कि अपने जो नेता हैं उनकी मानसिक बुद्धि को कहीं ना कहीं उसका इलाज करें कि वो कम से कम आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, गुटबाजी में ना रहे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर सही मायने में जो एक विपक्ष की भूमिका होती है मोनिका जी, उस विपक्ष को की भूमिका को सकारात्मक तरीके से निभाए। हमारी इनको शुभकामनाएं है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए, एक मजबूत विपक्ष में ये लोग रहे। और भारतीय जनता मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में गोवा की तरह लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हैट्रिक लगाएगी, लगातार तीसरी बार हम लोग सरकार बनाएंगे और ये लोग ऐसे ही आपस में गुटबाजी में लगे रहेंगे। आज भी नेताओं का रुझान भी कांग्रेस पार्टी से क्यों खत्म हो रहा है पूरे देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर। सेकंड में कंप्लीट करता हूं। अभी निकाय चुनाव हुए थे जुम्मे 4 दिन पहले, वहां कांग्रेस पार्टी साफ हो जाती है। रोहतक समय था। मोनिका जी कंप्लीट करता हूं मोनिका जी। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे मोनिका जी, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। निकाय चुनाव में हम लोग जीतने का काम किया है। और अभी आदमपुर के अंदर कर रहा हूं मोनिका जी, आदमपुर में अभी उपचुनाव होगा। अभी कुलदीप बिश्नोई जी ने ओपन चैलेंज दिया हुड्डा साहब को, आइए मैदान में चुनाव लड़िए। अगर वो लड़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे और वहां पे 1 लाख से अधिक मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी आदमपुर का चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनने में आ रही है विजेंद्र जी कि कुलदीप बिश्नोई के आने से बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, क्या सही है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ पे कोई नेता ऐसा नहीं होता, सब सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपस में सब लोग मिलकर के स्नेह के साथ काम करते हैं, देश को सबसे ऊपर रखते हैं, उसके बाद अपनी पार्टी को रखते हैं और सबसे अंत में अपना नंबर रखते हैं। हमारी अति महत्वाकांक्षा नहीं होती, न महत्वाकांक्षा लेकर के कोई कार्यकर्ता काम करता है। कुलदीप जी आए, उनका सबने स्वागत किया है, मिलजुल के हम काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी ऐसे ही आपस में गुटबाजी करते करते हरियाणा प्रदेश और देश से खत्म हो जाएगी। ठीक है विजेंद्र जी,
रविंद्र जी आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार मैं ओंकार जी से भी कमेंट ले लेती हूँ। ओंकार जी, फाइनली कुलदीप, हम और आप चर्चा ही कर रहे थे, 1-2 दिन से हम जुड़ रहे हैं लगातार, कुलदीप बिश्नोई पर संभावना थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और फाइनली उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कैसे देखते हैं कांग्रेस से जो नेता हैं और बड़े चेहरे वो अलग हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? किस तरीके से, क्या असर कांग्रेस पर पड़ेगा? हालांकि इसका असर तो कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा अच्छे तरीके से दे पाएंगे, लेकिन इनेलो किस तरीके से देख रही है इस पूरे परिदृश्य पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी की ओर क्यों रुख कर रहे हैं तमाम नेता, आपकी तरफ क्यों नहीं कर रहे हैं? सर मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये कुलदीप बिश्नोई का अपना निर्णय है, किस पार्टी में गए किस पार्टी में नहीं गए, क्या पता उनको भी कहीं ना कहीं ईडी का डर लग रहा हो। और दूसरा, मैं कहता हूँ प्रत्येक पार्टी के लिए एक छोटे से कार्यकर्ता की भी कीमत होती है। छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर पार्टी छोड़ के जाता है तो पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ आ रही, एक कुलदीप बिश्नोई जिसकी आज की स्थिति क्या है, आप जरा इसको देखिए। जब उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर हजका बनाई, 6 एमएलए जीते उनके, 6 में से 5 कांग्रेस में चले गए। और उसके बाद इनका जो मुखिया वजूद था वो एक पार्टी की वजह से होता। कोई भी नेता पार्टी का बेस लेकर ही नेता बनता है। अगर वो सोचे कि माँ के पेट से नेता बन के निकलता है तो लोकतंत्र में माँ के पेट से राजा पैदा नहीं होता, जनता पैदा करती है और जनता हमेशा पार्टी बेस होती है। अगर कुलदीप बिश्नोई आज बीजेपी में चले गए, कांग्रेस को नुकसान तो होगा, लेकिन बीजेपी जैसे इसका ढिंडोरा पीट रही है, इसकी एक कीमत बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके पल्ले कुछ ज्यादा होता तो आपको याद होगा जब बीजेपी से उनका समझौता था, एमपी का इलेक्शन बीजेपी और कुलदीप बिश्नोई ने मिलकर लड़ा और एमएलए के इलेक्शन में इनका समझौता टूट गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कुलदीप बिश्नोई 45 सीटें मांग रहे थे, जबकि बीजेपी 25 सीटें दे रही थी। मतलब इनकी आज वैल्यू कुलदीप बिश्नोई की ये रहेगी, ये बिना शर्त बीजेपी में चले गए। ये बीजेपी की हमेशा से आदत रही है, ये हर एक बात को इवेंट बनाकर पेश करते हैं। इतना कितना बड़ा चेहरा हो गया कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस को बिल्कुल ही खत्म कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एसोसिएशन हमेशा रहती है, पार्टी हमेशा रहती है। मेंबर सर कितने नेता है जो आज अच्छे पद पर बैठे हैं? राव इंद्रजीत है, धर्मवीर चौधरी, वीरेंद्र सिंह, कितना नुकसान कांग्रेस को उसका हुआ है जब वो छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए हैं और आज बीजेपी पर अच्छे पद पर बैठे हैं। मोनिका जी, व्यक्तिगत रूप से पार्टी को नुकसान ये होता है कि उनके वर्कर्स जो होते हैं कई बार हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कुलदीप बिश्नोई चला गया और कांग्रेस खत्म होगी, ये संभव नहीं है। पार्टियां किसी के आने जाने से कोई पार्टी थोड़ी ना खत्म होती है। जैसे मेरे भाई कह रहे थे नुकसान पहुंचता है ना, धरातल में चलेगी, ऐसा देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे को भी ये कह रहे थे धरातल में चले गए। मैं मानता हूँ हमारा एक एमएलए आया, लेकिन हमने अपने आप को दोबारा स्थापित किया। नेता जब पार्टी को छोड़ के जाते हैं, बेसिकली वर्कर, आपकी पार्टी 2 हुई, आपको भी नुकसान हुआ ना सर? बिल्कुल नुकसान हुआ। अगर कोई कहे कि नालो खत्म होगी, वो भी नहीं हुई। अगर कोई कहे कांग्रेस खत्म हो असर पड़ा। बिल्कुल दुरुस्त है आपने जो भी विजेंद्र मेहरा को बोला कि अभी आपका समय चल रहा है, ये बलवान समय होता है। जब ये समय रिवर्स केयर लेगा ना तो इनके जो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का कुल बिश्नोई कभी 45 सीटें मांग, कभी ईडी का कहीं ना कहीं पंजा दिखा दिया हो। वीरेंद्र सिंह है, कंवरपाल गुर्जर है, वो तो बीजेपी। देखिए ऐसा है, आपकी बात को मैं मानता हूँ, इतने सारे नेता जाने के बावजूद कांग्रेस की 31 सीटें आई और इनेलो की इसलिए कम आई क्योंकि इनेलो उस टाइम 2 फाड़ हो गई थी। अब आप खुद कह रहे हो कि इतने सारे नेता चले गए, तो अब एक नेता और चला गया, पार्टी विशेष को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो सोच रहे ना, इन्होंने सोने की गुठली ले ली, इनको तो अभी बर्थ के पता लगेगा ये सोने की गुठलियां के है, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है। एक व्यक्ति विशेष का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं होता कि उस व्यक्ति विशेष के जाने से पार्टी को
धरातल पर आ जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। और मेरे हिसाब से सर जो एक कुलदीप व्यक्ति बिश्नोई विशेष का किसी प्रभाव समय भी में- तो देखिए ना आप, एक नेता उसके साथ कितने कार्यकर्ता होते हैं ना। ठीक है, उनका जो क्रेडिट है उनके बेटे ने लिया, कुलदीप बिश्नोई ने। लेकिन जब भजन लाल जी के बाद हाथ उनसे हट गया तो धीरे धीरे इनका प्रभाव देखिए कैसे कम होता चला गया। कहा तो ये ठीक है। 6 सीटें अपनी जीत के लाए थे, कहा इन्होंने हजका का मर्ज कर दिया फिर कांग्रेस में। मतलब इनमें संगठन शक्ति नहीं है। ये अपने आप को अगर सर्वाइव कर पाते तो हजका को बना के रखते, जैसे इनालो ने अपने आप को स्थापित किया है। चाहे वो 1 सीट रह गई, लेकिन इनालो किसी में मर्ज तो नहीं हुई। हजका 1 मिनट में मर्ज होगी। अब उसको अपने आप पे भरोसा नहीं है कि उसकी अपनी पार्टी वो सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर उनको भरोसा होता, हजका को उसको सर्वाइव करते, वो कांग्रेस में चले गए, क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी। जैसे मेरे भाई रविंदर टुल जी कह रहे थे कि 2-2 महीने कार्यकर्ताओं के फोन नहीं उठाते, ये बिल्कुल सच्चाई है। और ऐसे नेता किसी ना किसी का सहारा ढूंढते हैं। उसके ये जो थाली के बैंगन होते हैं ना, आया चलिए और इन्हीं लोगों की वजह से राजनीति बदनाम भी है। जो आम व्यक्ति आज राजनेताओं को गाली निकालता है, नहीं मिला इसीलिए मैं जा रहा हूं। देखिए मान सम्मान कांग्रेस पार्टी ने उनको क्या नहीं दिया बताइए। आप खुद कह रहे 2 बार MP बने, 4 विधायक बने, बन गए। ऐसा नहीं है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया उनको। और मैं सिर्फ कांग्रेस की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इनेलो के भी बहुत से नेता हमें छोड़कर चले गए। इनेलो ने बहुत आज ही मैंने इनकी वायरल वीडियो देखी कुलदीप बिश्नोई की, जिसमें कह रहे हैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति पे भरोसा कर लेना, लेकिन बीजेपी पे ना करना। मैं वीडियो आज ही देखी वो वीडियो। और जो व्यक्ति वीडियो में ये बोल रहा है कि बीजेपी पर भरोसा ना करना और उसी की गोद में बैठ गया, उसका कितना वैल्यू होगी आप। ठीक है रविंद्र टूल जी, विजेंद्र जी आऊंगे आपके पास, उससे पहले मुझे रविंद्र जी की प्रतिक्रिया लेनी है। रविंद्र जी 1 मिनट करके अपनी बात पूरी करता हूँ। हाँ जल्दी से सर। मैं मानता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति मात्र कुछ समय पहले कह रहा था कि दुनिया में किसी पे भी भरोसा कर लेना, बीजेपी पे ना करना, मैंने आज ही वीडियो देखी वो, और वो व्यक्ति बीजेपी की गोद में चला जाता है, उसका कितना स्टैंडर्ड होगा ये आप भी देख ले और जनता भी देख। चलिए ठीक है जी हाँ रविंद्र जी, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, तमाम पार्टियां जो हैं तैयारियां कर रही है। ऐसे में अगर पार्टी के नेता एक एक करके ऐसे बाहर जाते हैं तो सर ये नुकसान ही है बड़ा। जहां पार्टी को एकजुट होना चाहिए, कुनबा बढ़ना चाहिए, ये वो वक्त है जब तमाम पार्टियों में नेता जो हैं वो जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है। और ऐसे में अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक एक करके छोड़ रहे हैं पार्टी को। सर क्या कहेंगे, क्या इसके पीछे रीजन है और क्या हो रहा है? बिश्नोई जी की जिद के कारण चौधरी संपत सिंह कांग्रेस को छोड़ने पर मजबूर हुए, क्योंकि उन्होंने उनको टिकट नहीं लेने दी और उन्होंने कमजोर उम्मीदवार को टिकट दिलाई जो कि हार गए। आज की खबर यह है कि कुलदीप बिश्नोई जी जहां भाजपा में शामिल हुए, वहीं चौधरी संपत सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव से जाकर के मिले हैं और बहुत जल्दी कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये होता है रिजल्ट। यदि ये सोचें कि वे कुलदीप बिश्नोई जी जो है चले गए सत्ता के अंदर विपक्ष से, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उनके एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं? फिर क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी की जिद की वजह से। कुलदीप बिश्नोई जी ने उनको ना तो आगे बढ़ने दिया, ना उनको टिकट लेने दी। उनकी जो जिद है, उनकी जिद की वजह से हिसार लोकसभा में लगातार कांग्रेस का नुकसान हुआ। बहुत समझाया, बहुत, ऐसा नहीं है कि उनको समझाने का प्रयास नहीं किया गया। पार्टी ने इतना नुकसान क्यों झेला? एक नेता की वजह से क्या पार्टी इतनी असहाय महसूस कर रही थी? क्या खुद को एक्शन लिया जाता? क्यों नहीं लिया गया कोई एक्शन? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप समझिए कि किसी भी नेता को अपनी पार्टी के अंदर बना करके रखने के लिए जो है
कोई भी पार्टी एक बार प्रयास जरूर करती है, और जब नहीं मानती है तो उसके बाद में जाने दीजिए। अब जब ये आखिरी समय पर इन्होंने जो है पार्टी के साथ गद्दारी करके दो बार जो है पार्टी के मैंडेट के खिलाफ, पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ वोट देने का काम किया, तो वहां पर उसके बाद में कुलदीप बिश्नोई जी का पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता था। आज इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, कल ये भाजपा के खिलाफ करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये अपने आप को मुख्यमंत्री से नीचे मानते नहीं थे। भाजपा के अंदर इन्होंने मुख्यमंत्री बनना नहीं, ना इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनना। यहाँ लड़ाई इनकी प्रदेश अध्यक्ष की थी, वहां पर तो इनकी कोई लड़ाई नहीं है, वहां पर तो इनका कुछ है ही नहीं ना लड़ाई। आप समझिए कि उन्होंने अपना लेवल और कद जो है कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि भाजपा के अंदर जाकर के डाउन किया है, अपना अप नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात जो है, इस चीज को ये कह करके जोड़ना कि भी हरियाणा के अंदर कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो ये पूरी तरह से गलत है। उनके जाने का नतीजा आप देखिएगा, हिसार के आसपास की जितने भी नेता जो है कांग्रेस छोड़ करके गए थे वापस कांग्रेस में आएंगे। आपको मैं दिखाऊंगा, उसका प्रयास, उसकी शुरुआत आज हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा। उन्हीं की वजह से, उनकी जिद की वजह से छोड़ करके जाते थे। क्यों आप जाकर के वहां पे कह देते हैं कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये चीजें गलत है। ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स जो इन्होंने चुनाव से पहले भी की थी कि भी मैं अंतरात्मा की आवाज सुन लूंगा वरना मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलती है, तो संगठन उसके हिसाब से चलता है। कल को भाजपा के साथ में आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे तो उसकी क्या गारंटी है। जैसे ओमकार जी ने अभी बताया कि वीडियो है उनका, भी लेटेस्ट वीडियो है कि भाई चिमटे से भी नहीं, भाजपा से धोखा खाए हुए व्यक्ति और कह रहे कि चिमटा से भी उनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है भाजपा को। ऐसे व्यक्ति वापस, ऐसे नेता वापस भाजपा के अंदर जाते हैं तो उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी, उनके बारे में मुझे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से वहां पर मजबूत है और बढ़िया मजबूत चुनाव लड़ेंगे। भाजपा देख चुकी है, भाजपा ने उन्होंने बात की अभी बड़ी बड़ी कि रोहतक के अंदर जो है कांग्रेस के कैंडिडेट, अरे पहली बात तो कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ी, दूसरी बात भाजपा सिंबल पे लड़ी। करनाल में मनोहर लाल खट्टर जी के होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, करनाल के अंदर भाजपा ने हारने का काम किया है। क्या निकाय चुनाव को विधानसभा से यदि जोड़ेंगे, विधानसभा के 2 उपचुनाव भाजपा हार चुकी है, ये भाजपा को अच्छी तरह से समझना चाहिए। एक उपचुनाव इनेलो ने जीता है, कांग्रेस ने जीता। ये अपनी जो मजबूती, इन्होंने कहा कि हुड्डा साहब के नेतृत्व के अंदर जो है कांग्रेस की 40 सीटें आई। जनता के पास तो पूरा विकल्प था ना आपको चुनने का, जनता के पास तो पूरा विकल्प था ना आपको चुनने का और पार्टियों को चुनने का। हाँ, तो ये तो कह रहा हूँ ना। अब समझिए कि इनको ये कह दिया कि हुड्डा साहब के नेतृत्व के अंदर 2014 के अंदर कांग्रेस की सीटें कम आई, 2009 के अंदर जो है 40 सीटें आई। इनको ये नहीं दिख रहा था कि 2019 के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व के अंदर भी 40 सीटें आई है। तो जिस फॉर्मूला से इन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा कि भी उनके नेतृत्व में कांग्रेस कमजोर हुई, उस फॉर्मूला में क्या मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में भाजपा कमजोर नहीं हुई? उनकी सीटें क्यों कम हुई, ये भाजपा बताए। लगातार 2 उपचुनाव क्यों हारी, ये भाजपा बताए। इनके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भाजपा के जो है निकाय चुनाव के अंदर कैंडिडेट क्यों हारे, ये भाजपा बताए। जबकि ये सिंबल पे लड़ रहे थे, इनकी सरकार थी। अच्छा, आप कुछ नहीं बताएंगे निकाय चुनाव में? तो ये चीजें जो है ना, मैं बता रहा हूँ, जो क्लाउड क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। बेहतर तो आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिए विजेंद्र जी, आ रही हूँ। नहीं, बीजेपी का भी प्रदर्शन देखिए, चुनाव दर चुनाव अगर हम देखें तो कैसे देखते हैं आप ये कांग्रेस का प्रदर्शन? आप खुद बताइए, अपनी पार्टी का प्रदर्शन कैसे देखते हैं? कांग्रेस सिंबल पर नहीं लड़ी, पहली बात। क्यों नहीं लड़ी, बताइए ना सर। उम्मीदवार थे, देखिए अब क्यों नहीं लड़ी, उस समय पर हमारा फैसला था। अब ये तो पार्टी का उस समय पर फैसला था। चुनाव लड़ना चाहिए था सिंबल पर, चुनाव अगर सिंबल पर लड़ा जाता तो अच्छा रहता। कुमारी सहजा का ये बयान था। ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन फिर वो डिबेट डिरेल होती है। इन्होंने डिरेल करने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि इसको हम ट्रैक के ऊपर रखें। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं कि कुलदीप बिश्नोई जी का जितना बड़ा ये क्लाउड क्रिएट करेंगे, इनको नुकसान करेगा, क्योंकि इनकी आदत है, उनकी आदत है कि अपने आप को बड़ा देखने की। मैं बता रहा हूं उनकी आदत है, उनकी वो आदत है अपने आप को बड़ा करने की, बड़ी बड़ी बातें करने की और उसके बाद में वो करने की। ये भाजपा को नुकसान करेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं होगा इसका। ठीक है विजेंद्र जी, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बीजेपी अब भुगतेगी कुलदीप बिश्नोई को, ये कहना है कांग्रेस का। रविंद्र ढूल जी, मोनिका जी, एक तो जो जिक्र किया था बड़े भाई रविंद्र जी ने, उसका बता दूं, खुद भूपेंद्र हुड्डा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों का जवाब दिया था कि आप निकाय चुनाव सिंबल पे क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में अपने आप को बहुत कमजोर मानती है, क्योंकि 2 प्रदेश अध्यक्ष, चाहे वो अशोक तंवर हो, कुमारी सैलजा हो, वो आज भी हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बना पाए। इस नाते ये लोग सिंबल पे नहीं लड़े, और बिना सिंबल पे लड़े भी जहां जहां इन्होंने समर्थन दिया
जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपना गढ़ बताते थे, रोहतक को, झज्जर को, सोनीपत, पानीपत को, वहां पे निकाय चुनाव के अंदर इन लोगों को हार देखने को मिली है। चाहे वो रणदीप सुरजेवाला जी का एरिया हो, चाहे किरण चौधरी जी का एरिया हो, चाहे कुमारी शैलजा जी का एरिया, सब जगह इनको हार मिली है। और जहां पे दीपेंद्र हुड्डा जी ने खुद जाकर के प्रचार किया जिन कैंडिडेटों के समर्थन में, वहां पे ये लोग हारे। और इसके अलावा इनको ध्यान हो चाहिए कि जींद के अंदर भी उपचुनाव हुआ था पहले सरकार के टर्म के अंदर, जहां एक भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता ने कृष्ण मिड्डा के रूप में इनके राष्ट्रीय एमबीबीए प्रभारी राष्ट्रीय प्रवक्ता को रणदीप सुरजेवाला जी को धूल चटाने का काम किया था। इसके अलावा चाहे 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा चुनाव हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई। इसी नाते कांग्रेस पार्टी को हार झेलनी पड़ी। और वर्तमान समय के अंदर भी मैं बता देता हूँ आपको, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जितने भी मजबूत लोग हैं उनको एक एक करके कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलवाने का काम किया है। यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी में इनके नेता छोड़ करके अपनी डूबती हुई नैया को, आज कांग्रेस पार्टी, मोनिका जी, एक डूबता हुआ जहाज है। इसीलिए सारे नेता और जनता धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से दूर होते जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से अलग होते जा रहे हैं और आप उनका सहारा बन रहे हैं। मैडम ओंकार जी जो बात कर रहे थे, वो कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में बोल रहे थे, उनके प्रभाव को कम दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और मैं उनको बताना चाहूंगा, शायद उन्होंने अभय चौटाला जी का बयान नहीं देखा था जो उन्होंने दिया था। एक बाइट मैंने देखी थी अभय चौटाला जी की, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या आप कुलदीप बिश्नोई जी को इनेलो में स्वागत करना चाहेंगे, उन्होंने स्वागत किया था, उन्होंने निमंत्रण दिया था कुलदीप बिश्नोई जी को इनेलो पार्टी में आने के लिए कि हम उनको स्वागत करते हैं, हम चाहते हैं वो इनेलो पार्टी में आए, वो बढ़िया नेता है, उनके तारीफ करने का काम किया था। ये काम अभय चौटाला जी ने किया था। और यहाँ पे बैठ के ओंकार जी दूसरी भाषा बोल रहे। अगर वो आपकी पार्टी में आ जाते जो आपने डोरे डाले थे, तब तो वो बड़े नेता थे, महान नेता थे। अब क्योंकि वो बीजेपी में चले गए हैं तो इसलिए वो कमजोर नेता है। तो ये बात कहने के लिए और होती है, दिखाने के लिए कुछ और होती है। सर ये तो सभी का हाल है ना, आज आपकी पार्टी में तो आपके लिए अच्छे हैं। मैडम मैं जवाब देता हूँ। ओंकार जी ने एक बात कही थी, ईडी वाली बात। आ रही ओंकार जी। ओंकार जी बहुत समझदार प्रवक्ता है, लेकिन उन्होंने आज शायद वहां पर देखा नहीं कि कुलदीप बिश्नोई जी ने बार बार पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया था कि आज तक उनके ऊपर ना ईडी ने कभी कोई छापा मारा है, ना उनके ऊपर ईडी का कोई केस है। आज से 3 साल पहले आयकर का एक शर्त उनके ऊपर हुआ था और वो भी कब का क्लियर हो चुका है। इसलिए इस तरह की जो भ्रम फैलाने की कोशिश आप करते हैं ओंकार जी, वो मैं मानता हूँ ठीक नहीं है। और मैं दोनों विपक्षी पार्टियों के लिए एक बात कहना चाहूंगा मोनिका जी, कि सूत ना कपास और जुलाहू में लट्ठम लट्ठा। एक बात और मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आज देखिए ये दोनों जो मेरे साथी हैं, आज पहली बार एक सुर में सुर मिला रहे थे। मुझे थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूजन में हो गया था जो ओंकार जी बोल रहे थे। मैंने सोचा कि कहीं कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं बोल रहा। वो दोनों की भाषा एक होने के पीछे कारण यह है मोनिका जी कि दर्द एक जैसा है, जख्म एक जैसा है। दोनों पार्टियां धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। दोनों पार्टियों के बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं और दोनों पार्टियों के नेता बीजेपी के अंदर जा रहे हैं। इसलिए दोनों पार्टियों के अंदर जख्म एक जैसा है, दर्द एक जैसा है, इनको तकलीफ एक है, समस्या एक है, परेशानी एक है। और इनकी परेशानी का कारण है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के कारण आज ये सब पार्टी खुश है, मतलब आप खुश हैं। बीजेपी काफी गदगद है, कुलदीप बिश्नोई ने ज्वाइन की है बीजेपी। तो इनकी पार्टियों में भगदड़ मची पड़ी है। मेरे दोनों बड़े भाई रविंद्र जी, ओंकार जी बहुत समझदार है, मेरे से वरिष्ठ है, लेकिन आज इनकी पीड़ा देख करके मैं सोच रहा हूँ कि कैसी कैसी पीड़ा है इनकी। इतने बड़े नेता आपको सबकी पीड़ा नजर आ रही है। के अंदर थे तब तक बहुत बड़े नेता थे, राहुल गांधी जी की आंखों में तारे थे। इनकी सबसे बड़ी कमेटी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उसके भी वो सदस्य थे हरियाणा प्रदेश अंदर से। अभय चौटाला जी ने पूरे डोरे उनके ऊपर डाले मोनिका जी। और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो इन्होंने कहा मैं कंप्लीट करता हूँ, 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। मोनिका जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आ रही हूँ आपके पास से, आ रही हूँ के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का भी विश्वास है, नेताओं का भी विश्वास है, जनता का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर है। और आज हमने जो मजबूत संगठन बनाया है आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बारे में, आज जो कुलदीप बिश्नोई जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि 8 साल के बाद भी किसी मुख्यमंत्री के कुर्ते पे अगर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है तो वो हरियाणा प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री है। नहीं तो आप देखिए भूपेंद्र हुड्डा जी
100 से ज्यादा केस तो उनके ऊपर दुनिया भर के जमीन के घोटाला मामलों के चले हुए और पुराने समय हमारे आदरणीय। ठीक है सर, पार्टी की तारीफें सब कर रहे हैं सर, ऐसे समय निकल जाएगा। देखिए ठीक है, तो मुझे लगता है आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो मजबूत लोकतंत्र के कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे परिवारवाद नहीं चलता, हमारे यहाँ पे भाई भतीजावाद। तो अब होगा क्या? हमारे यहाँ पे कुलदीप बिश्नोई के बेटे को तो हमारे यहाँ पे ईमानदारी से काम होता है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे आ रहे हैं ना, वो लड़ेंगे चुनाव, भव्य बिश्नोई, अब होगा क्या? आपको ये मोनिका जी, ये आपको सूत्रों के हवाले से खबर कहाँ से मिली? क्योंकि मेरे पास तो सूत्र है नहीं, मैं तो पार्टी का अधिकृत कर सकता हूँ। मैं आपको मोनिका जी एक बात बता सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी बात तय नहीं होती, सेंट्रल पार्लियामेंट्री कमेटी हमारी वो तय करती है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं। अभी से आपको किसने बोल दिया कि कुलदीप जी के बेटे लड़ेंगे? अभी तो पता ही नहीं, अभी तो तय नहीं किया हमारी पार्टी ने। पार्टी तय करेगी उसके बाद तय होगा कौन चुनाव लड़ेगा। अच्छा ठीक है, नहीं उनके चाहते कि उनके बेटे राजनीति में उतरे? किसी के चाहने से मैडम देखिए, किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर 3 से 4 एमपी चाहते थे कि हमारी बेटी या बेटा। नहीं तो भव्य बिश्नोई भी चुनौती दे रहे हैं ना कि चुनावी मैदान में देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर और देश भर के अंदर हजारों की संख्या में हमारे छोटे से लेकर बड़े तक, चाहे वो छोटा नेता हो बड़ा नेता हो कोई भी कार्यकर्ता हो, कम से कम सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग थे जो चाहते थे उनके बेटों को वरीयता मिले, उनके कारण उनको मौका नहीं दिया पार्टी ने। बस आपके पास ही आ रही हूँ ओंकार जी, बस आपके पास ही आ रही हूँ बस। ठीक है ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओंकार जी। मोनिका जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं मेरे भाई, सब वक्त की कहा है। 2 सीटें होती थी इनकी, कभी 1 सीट आती थी और कभी लोकसभा में भी 2 सीटें होती थी। आज इनका सितारा बुलंदी पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हरियाणा में इनकी स्थिति आज भी दयनीय है। जरा 2019 के चुनाव देख लीजिए, 40 सीटें आई थी मोनिका जी, 40। क्या बात कर रहे हैं आप? 40। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, आपकी स्थिति 40 सीट वाले को नहीं बता रहे, तो 1 सीट क्या है फिर? विजेंद्र जी आपके पास आगे बोलेगा सर, प्लीज थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं दैनिक कैसे कह सकते हैं आप? बीजेपी की स्थिति को देखिए, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो देखिए ना, आप प्रैक्टिकली देखिए तो देखिए ना। मोनिका जी मेरे को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। आपने विजेंद्र जी को पूरा टाइम दिया, पूरा समय आपको भी दूंगी सर, आप सबसे ज्यादा बोले हैं पता है आपको। अच्छा चलिए आप सुनिए, बोलिए। आज भी इनकी स्थिति क्या है? 2019 में 40 सीटें मिली थी, 50 सीटें विपक्ष में गई थी, और वो पार्टी इनकी विचारधारा क्या है ये बताइए। जो भी व्यक्ति किसी पार्टी से निकलना चाहता है ये उनको स्वीकार करके गोद में बिठा लेते हैं। इनकी विचारधारा तो बताइए बीजेपी की क्या है? 40 सीटें जब इनको मिली उस पार्टी को इन्होंने गोद में बिठा लिया जो इनको पानी पी पी के कोसते थे, जो कहते थे ब्याह खट्टर का और फोटो मोदी की, जो कहते थे मोदी न्यूज है, मोदी न्यूज है। आपका दर्द मैं समझ सकती हूं ओंकार जी। सुनिए, दर्द की बात नहीं है मोनिका जी, आप भी इसको अंदाजा लगाइए इनकी अपनी विचारधारा क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ, अगर एक बात और कहना चाहता हूँ, इनकी 40 सीटें आई थी, अगर केंद्र में इनकी सरकार ना होती तो हरियाणा में इनकी सरकार भी ना बनती। ये तो केंद्र की वजह से बन गई। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा इनकी अपनी विचारधारा क्या, ये तो पूछिए इनको। किसी भी व्यक्ति को शामिल कर लेंगे, जो व्यक्ति इनको कोसेगा उसको भी शामिल कर लेंगे। इनसे ये पूछिए एक बार, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इनकी विचारधारा क्या। बताइए विजेंद्र जी, जो आपको कोसते हैं उन्हीं को आप अपनी गोद में बिठा लेते हैं, ओंकार जी का कहना है। अपनी विचारधारा बताइए। देखिए सबसे पहले मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी इस बात का बिल्कुल विचार नहीं करती कि कोई हमारे समर्थन में बोलेगा तो ही हमारे लिए ठीक है। लोकतंत्र में अलग अलग मत सबके होते हैं, अलग अलग सब अपनी बात को रखते हैं। और जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई जी ने स्वयं आज स्पष्ट किया कि हम लोगों का बीच में हमारे मतभेद हमारे उस समय भी नहीं थे, तो आज कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी में जो आए हैं सर विचारधारा पूछ रहे हैं आपसे। और जहां तक हमारी विचारधारा की बात है, देखिए हमारी सबसे पहले जो हमारी विचारधारा है वो हम देश के लिए काम करने वाली पार्टी है। अंत्योदय के दर्शन के साथ हम लोग काम करते हैं। जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ उसके उत्थान के लिए जो व्यक्ति काम करेगा, जो देश की सेवा करना चाहेगा, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, और परम वैभवम नेतुम मेतत् स्वराष्ट्रम, इस माँ भारती को परम वैभवशाली बनाना, सबका साथ सबका विकास। पार्टी का अन्य पार्टियों से आके आपके में मिल जाते हैं नेता तो उनका विकास हो जाता है। अपराधी आ जाता तो ठीक हो जाता है कि हम लोग भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए काम करते हैं।
और सब लोगों को साथ में ओंकार जी देखिए, तथ्य पे बात कीजिए सर। अपराधी अगर कोई है तो आप बोलिए सर, तथ्यों पर, फैक्ट पर बात कीजिए सर, ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे। ऐसा मोनिका जी, जो भी दूसरी पार्टी का नेता आए उसको ये स्वीकार करके वो दूध का दूल्हा बन जाता है। और नहीं, आपकी पार्टी में अगर कोई आएगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या? ओंकार जी, अगर आपकी पार्टी में कोई आता है तो क्या आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? मोनिका जी स्वागत कर रहे हैं, अभय चौटाला जी स्वागत कर रहे हैं इनका। कि उस पर बार बार इतनी लंबी लंबी डिबेट भी की जा रही है। कितना बड़ा नेता, हमें तो यही नहीं समझ आ रही, क्या एक ही नेता रह गया? बात कुलदीप बिश्नोई की नहीं है सर, सुनिए ओंकार जी, बात कुलदीप बिश्नोई की नहीं है, बात है कांग्रेस की, सबसे पुरानी पार्टी और विपक्ष है ना, आप भी विपक्ष में हैं। मैं मोनिका जी मानता हूँ कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, किसी नेता की नहीं, बात पार्टी की हो रही है, कहीं ना कहीं कमी है। मैं मोनिका जी ये तो मानता हूँ कांग्रेस बिखराव की तरफ जा रही है। अगर ये बिखराव की तरफ ना जाती तो आज ये बीजेपी मनमानी के निर्णय ना लेती, जो एक कृषि भी लाए, जो उसका फायदा आप नहीं तो वो उठा रहे हैं, वो नहीं उठाते तो आप उठाते। राजनीति में फायदा ही तो उठाया जाता है ना, मौके का फायदा ही तो उठाते हैं ना नेता। मोनिका जी ऐसा नहीं, कोई विचारधारा भी होती है व्यक्ति की, ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर आके हावी हो जाए। अब ये जो कुलदीप बिश्नोई के बारे में जो भी मेरे भाई रविंद्र पानी पी लीजिए ओंकार जी, भुगतेंगे। ठीक है रविंद्र जी बोलिए सर, बताइए, प्रश्न बताइए। जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, आपने सुना ओंकार जी ने भी कहा कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कांग्रेस जो है वो बिखर रही है। आखिर सबको ऐसा क्यों लगता है और कांग्रेस को ही ऐसा क्यों नहीं लगता? देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी के जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी संपत सिंह का कांग्रेस में आने पर मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। पहली बात, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैंने 4 बार बिल्कुल इस पे जाऊंगी, उनके बारे में क्यों विजेंद्र जी इसके लिए रेडी रहिएगा, ये सवाल आपसे होगा, उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा हो रही? बिल्कुल बताइए विजेंद्र जी। के वरिष्ठ नेता, 7 बार के विधायक, मंत्री, और वो वापिस कांग्रेस के अंदर आ रहे हैं, तो ये उनका वापस आने का मतलब केवल यह है कि कुलदीप बिश्नोई जी के कारण, जो उनकी जिद के कारण उनको छोड़नी पड़ी थी पार्टी। आप कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन की है, तो कई नेता ऐसे हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, और अब कई नेता जो है वो बीजेपी को छोड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पे छोड़ेंगे, और दूसरी चीज ये है कि उनकी जिद को अब भाजपा भुगतेगी। अच्छा, जिस जिद को हम पिछले कई साल से भुगत रहे थे वो भाजपा भुगतेगी, इसलिए मैं कह रहा हूं ये ठीक रखे, अधिक बड़ी बड़ी बातें ना करें, उनको इससे ज्यादा स्पेस या तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति 6 टिकट लेने के बाद भी हिसार जिले के अंदर एक भी कैंडिडेट को, अपने समर्थित कैंडिडेट को जो है जिता ना सके, उनकी जमानत बचा ना सके, एक कैंडिडेट को छोड़ करके सबकी जमानत जब्त हुई है, ऐसे नेता को जो है 3 राज्यों का एक बड़ा नेता के रूप में जो पोस्टराइज किया गया है, इसका भाजपा को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, विजेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए मोनिका जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की वजह अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें पूरे देश भर के अंदर, चाहे वो गुजरात के अंदर हार्दिक पटेल छोड़ के गए हो, कारण उन्होंने सर अन्य राज्यों की बात ना करें ना सर, हरियाणा पे ही रहते हैं सर, जतिन प्रसाद हरियाणा पे ही रहते हैं, सिंधिया से लेकर के, मैडम नहीं, उन्होंने कोई एग्जांपल दे देता हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इतने वरिष्ठ नेता थे, उनको इन्होंने अपमानित करने का काम किया। मैडम आप मुझे बताइए, राजस्थान के अंदर भी आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, राज्य कौन सा ऐसा है जहां कांग्रेस पार्टी में लड़ाई नहीं है? वर्तमान समय में मोनिका मैडम सच्चाई तो ये है कि देश के अंदर भी कांग्रेस का नेतृत्व बेहद कमजोर है, और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस का नेतृत्व बेहद कमजोर है। यही कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, रविंद्र जी कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ रहे हैं, उनके आने से देखिए नुकसान होगा, कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी छोड़ेंगे, और एक नेता ने तो छोड़ ही दी है, वो बोल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ नहीं रहे हैं, वो बीजेपी में आ चुके हैं, और उनके साथ एक लंबी लिस्ट है, जो अभी तो ये शुरुआत है। देखिए मैडम, इन्होंने राजस्थान के अंदर जिस तरह से मोनिका जी कुछ दिन पहले एक चिंतन शिविर किया था, तो देश भर के 1 दर्जन नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए थे, क्योंकि चिंतन शिविर में उनकी आत्मा जग गई थी। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने चिंतन शिविर किया, तो यहाँ के रुझान और नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जा चुके हैं, जो कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के अंदर कम से कम कह सकते हैं कि सबसे बड़े नेता थे। और दूसरा, अभी इनके पीछे लाइन में आप देखिए, अभी तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो, तो उनका क्या जो बीजेपी छोड़ रहे हैं,
मैं बताता हूँ मैडम। अभी तो किरण चौधरी जी अभी तो नाराज होकर बैठी है, वो पता नहीं क्या डिसीजन लेंगी। अभी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का बुरा हाल है, कैप्टन अजय यादव जी का बुरा हाल है, तीन कार्यकारी अध्यक्ष इनके हैं। कुमारी सैलजा जी जो पूर्व में प्रदेश की अध्यक्ष रही है, वो भी वहां चिंतन शिविर में नहीं पहुंची थी। ये सारे के सारे नेता जब कांग्रेस पार्टी से इनका मोह भंग हो चुका है, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। और आज ये महसूस कर रहे हैं, कुमारी सैलजा ने तो कहा है बयान देकर के कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से प्रभारी को नहीं बुलाया गया, उनका अपमान करने का काम किया है। आज कांग्रेस पार्टी में हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात है, भूपेंद्र हुड्डा जी को फ्री हैंड देने के कारण कांग्रेस पार्टी में जो कमजोरी आई है, इनका संगठन आज तक नहीं बन पाया है। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा था कि निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ने का कारण एक ही है कि हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन नहीं है। और अभी 2 दिन पहले उदयभान जी ने कहा है, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, कि हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग पंचायत चुनाव से पहले अपना संगठन बना लें। लेकिन हालत ये है मैडम, जहां भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के त्रिदेव कमेटी से लेकर के मंडल अध्यक्ष और मंडल की टीम, मोर्चे प्रकोष्ठ जिले की टीम, प्रदेश विजेंद्र जी आपने तमाम बातें बोल दी, लेकिन आपने उनके एक सवाल का जवाब नहीं दिया रविंद्र जी के, कि वो नेता जो बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई की वजह से। मोनिका जी अधिकृत रूप से अभी कुलदीप बिश्नोई जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। बाकी कोई ऐसी सूचना नहीं है। ये सिगुफा अफवाह जो चलती है उस पर चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारी अफवाहें चली हुई है। अधिकृत रूप से सिर्फ और सिर्फ कुलदीप आप कह रहे हैं जब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तब बात करें। अभी बीजेपी को ज्वाइन किया। और दूसरा मैडम सुनिए, मैं विषय पे चर्चा करता हूँ हमेशा, आपको भी विषय पे चर्चा करानी चाहिए। आज का विषय है कुलदीप बिश्नोई जी को। सर उसी पे चर्चा हो रही है विजेंद्र जी, उसी पर चर्चा हो रही है। जब उनका नेता आपकी पार्टी में आ रहा है, उनका कहना है आपका नेता उनकी पार्टी में आ रहा है, तो सर आपकी राय तो लेंगे ना उस पर। मैडम देखिए, आप मुझे बताइए, आज कांग्रेस पार्टी ऐसा डूबता हुआ जहाज है कि जिसको छोड़कर स्थापित नेता, जो संस्थापक नेता है, जो 50-50 साल से कांग्रेस पार्टी में, जब वो छोड़ के कांग्रेस पार्टी के डूबते हुए जहाज से उतर के जा रहे हैं, तो क्या ऐसी डूबते हुई पार्टी में कोई आएगा? ठीक है रविंद्र जी, नहीं है कि कोई आएगा। ये ठीक है विजेंद्र जी, मैडम सुनिए, ये ख्याली पुलाव है। पूरे समय का अभाव है सर, ठीक है मैडम, मैं कंप्लीट करता हूँ 30 सेकंड में। आज पूरे हरियाणा की जनता में ये चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर हुई कैसे, कांग्रेस पार्टी में आज इतनी गुटबाजी है कैसे, कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में संगठन क्यों नहीं है, और हुड्डा साहब के हाथ में कमान आने के बाद में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ क्यों मची हुई है। ठीक है ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चर्चा। ठीक है विजेंद्र जी, आज मुझे लगता है आज की चर्चा कुलदीप बिश्नोई जी पे है। सर उन्हीं पर हुई है, अब तक आप कुलदीप बिश्नोई पर ही बोले हैं। भारतीय जनता मेरी चर्चा डिटेल नहीं होती है सर, ठीक है। पार्टी को इसका बहुत नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। चलिए ठीक है विजेंद्र जी जल्दी से, माफ कीजिएगा रविंद्र जी जल्दी से नहीं, फाइनल कमेंट सर। देखिए कि चौधरी संपत सिंह जो है कुलदीप बिश्नोई से कहीं ज्यादा वरिष्ठ और बड़े नेता हैं, और मेरे मित्र जो ओंकार जी भी इस बात को बताएंगे। आज उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी के जाते ही केशव वेणुगोपाल जी के साथ में मुलाकात की, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ दोनों मुलाकात की है, और दीपेंद्र हुड्डा जी का बात सुनिए, इनके कहने मात्र से कुछ नहीं होता है। ऐसे तो कुलदीप बिश्नोई जी 3 दिन से लगातार 4 दिन से लगातार मुलाकात कर रहे थे। दीपेंद्र जी का ऑफिशियल ट्वीट आया है कि वो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो इसको आप इग्नोर या उसको साइड में नहीं कर सकते। ये बेशक इसके ऊपर जवाब दे या ना दे, चर्चा करेंगे ना जब वो ज्वाइन करेंगे पार्टी। ठीक है ओंकार जी जल्दी से अपना फाइनल कमेंट। ओंकार जी जल्दी से। मोनिका जी देखिए, मैं तो ये मानता हूँ एक कार्यकर्ता के जाने से भी नुकसान तो होता है, और कांग्रेस को नुकसान तो हुआ है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई जितने बड़े नेता ये पेश किए जा रहे हैं, अभी उपचुनाव आएंगे, उपचुनाव के रिजल्ट देख लेना आप। पहले 2 उपचुनाव बीजेपी हार चुकी है, एक कांग्रेस ने जीता है कि इनेलो ने जीता। अब जो उपचुनाव आ रहा है उसमें इनको कितने वोट मिलते हैं तो वो डिसाइड कर देंगे ये कितने बड़े नेता हैं, कितना बड़ा कद है इनका। लेकिन बीजेपी हर एक बात का इवेंट बनाने में माहिर है। ये छोटी सी बात का भी इवेंट बनाने में इतना टाइम लगा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई आ गया, 2024 आ गया, इनको ये नहीं पता गाँव में इनको घुसने नहीं दिया। इनके सीएम ओंकार जी सर माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी, समय का अभाव है। विजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रविंद्र जी आपका भी, ओंकार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए डिबेट शो में और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो कुलदीप बिश्नोई ने फाइनली बीजेपी की सदस्यता ले ली है, अब बीजेपी के नेता बन गए हैं कुलदीप बिश्नोई। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से शुरुआत में ही कुलदीप बिश्नोई हुड्डा को चैलेंज दे रहे हैं, तो क्या भूपेंद्र हुड्डा के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली है, और
क्या भविष्य होने वाला है, क्या भविष्य रहने वाला है बीजेपी में रहकर कुलदीप बिश्नोई का और उनके बेटे का, ये देखने वाली बात रहेगी। चलिए फिलहाल इस डिबेट शो मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।